हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंदन एजुकेशन। आपका फिर से वंदन एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम शबनम है। वंदन एजुकेशन से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जो होमवर्क दिया है वो सारे होमवर्क आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। और जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के वो आपने मुझे पिन भी किए होंगे, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व भी करूंगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं मैं आपको एक बार और रिव्यू दे दे रही हूँ। जैसे हम लोगों ने पहला कौन सा टॉपिक कवर करा? हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, एडवर्ब हो गया है, टेंसेस हो गया है और वर्ब्स अलग से हुए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है, मतलब वो नरेशन के अंदर आता है, और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हमारे हो गए। तो ये इंक्लूडिंग ये सारे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उसके शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करना है फास्ट रिवीजन के लिए। और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, हम लोग आपको मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे नए टॉपिक के लिए। आज हमारा नया टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ये नाम आपने पहले भी सुना होगा मेरे मुंह से। चलिए हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। एक पॉजिटिव कोड लिखा हुआ है, हम इसको रीड आउट करते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब एक जर्नी होती है, जो भी हम चलते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं तो उस हिसाब से एक हमारी जर्नी चलती है। तो कहीं हम आपने देखा होगा कि अभी आप इस पोस्ट पे इस पोस्ट पे आप लाए, फिर कल को आप दूसरी पोस्ट पे जाएंगे, फिर तीसरी पोस्ट पे जाएंगे, फिर चौथी पोस्ट पे जाएंगे, तो ऐसी एक हायरार्की चलती रहती है। तो वैसे भी एक कोड वो ही बता रहा है कि सक्सेस कोई एक जर्नी नहीं होता, वो डेस्टिनेशन नहीं होता है, एक जर्नी होती है। चलिए अब हम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है, ये आपको दोनों चीज पता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। और एग्रीमेंट क्या होता है? जब हमारा नाउन का सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे ही अगर सिंगुलर होगा तो इज एम आर आएगा, वही पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वॉज वर आएगा, और वही हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैज और हैव आएगा। तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट है, मतलब इनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ ही, फिक्स है, इनके साथ यही आने ही आने। तो इस हिसाब से इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रखा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं, ये क्या है। अब देखिए, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी आ चुका है ये। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अंदर नंबर और पर्सन, नंबर एंड पर्सन के वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। वो हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये बोला सब्जेक्ट सिंगुलर, बताया ना मैंने, जस्ट आपको अभी रिपीट करवाया ना, अभी रिट्रेट करवाया ना, वही बोल रहा है। वर्ब सिंगुलर कब प्रयुक्त होता है? जैसे यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर ही है, क्या है ये? सिंगुलर डिनोट कर रहा है ना, सिंगुलरिटी को बता रहा है। वहीं पे क्या है? कम्स आया, अब क्या है? एस लग गया इसके साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या बोल रहा है? ही कम्स, मतलब वो आता है। ये सिंपल सा सिंगुलर सेंटेंस हो गया, सिंगुलर सेंटेंस हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। क्या वर्ब हो गया ये? अब मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब के बारे में क्या बताया था? एक मेन वर्ब होती है और एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द मेन वर्ब की बात में बात कर रहे हैं। जो मैं आपको पर डे आपको 5 वर्ड्स देती हूँ ना, तो यहाँ पर वो मेन वर्ब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? हमारा मेन वर्ब हमारा कम्स है। समझे? यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? कम्स है। कम मतलब आना, ऐसा लग गया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों लगा है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है? दे कम। अब देखिए दे कम आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? अब दे के साथ एस नहीं लगा हुआ, कम तो आया, दे कम वो आते हैं, यहाँ पर एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? प्लूरल फॉर्म है इसकी, समझ गए? तो बेसिकली ये चैप्टर आपको इजी लगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको जानकारी पहले वाले क्लासेस में दे चुकी हूँ, वर्ड बाय वर्ड आपको बता भी चुकी हूँ। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर चैप्टर का कहीं ना कहीं इंटरलिंक पास्ट लेक्चर से आते हुए आ रहा है, समझ रहे? चलिए अब देखते हैं हम वर्ब। वर्ब के बारे में बात कर रहा है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? प्लूरल वर्ब कैसे होते हैं, जो मैं आपको बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, ये सारा है। अब देखिए क्या बता रहा है, ये सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर है, आर क्या है? प्लूरल है, हैज क्या है? सिंगुलर है, हैव क्या है? प्लूरल है। आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और आपके माइंड में फिक्स हो चुका होगा, क्योंकि ये मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूँ इसको। सिंगुलर वर्ब क्या है? वॉज हो गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगा, जैसे प्लेज, गोज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट में प्लूरल क्या है? वर हो गया, इसमें भी क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें प्ले और गो, एस और एस इसमें नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना क्या क्या डिफरेंशिएटेड है? चलिए अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वर्ब
एंड नाउन के बीच का अंतर क्या होता है? अब देखिए, नाउन सब्जेक्ट और ईएस आएगा प्लूरल फॉर्म में। देखिए नाउन में एस और ईएस लगाने पर प्लूरल फॉर्म बन जाता है नाउन में, ठीक है। अब ये बोला वर्ब में एस और ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो लाइनें, बेसिकली हम लोग यहीं पे मिस्टेक्स करते हैं कि हाँ अंतर तो हमें समझ नहीं आ रहा, बार बार ऐसे इसके साथ लगा रहे हैं तो इसके साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो हमें पता नहीं चल पाता। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको और इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन मार्क, एक मिनट में इसका इरेजर बड़ी कर लूं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। ये स्टार मार्क कर रही हूँ, 2 स्टार बना दिए, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। जब नाउन के साथ एस और एस जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और वहीं जब वर्ब के साथ एस और एस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। जैसे यहाँ पर यहाँ पर है ना, वर्ब के साथ एस जुड़ा है, एस जुड़ गया है तो क्या है? सिंगुलर है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताएगा नहीं, मैंने आपको इस यहाँ पर बता दिया। आइए हम देखते हैं, अब रूल नंबर 1 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? अब रूल नंबर 1 बोल रहा है सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने बताया था ना आपको। अब एंड क्या है, जल्दी से बताइए, एंड किसका काम कर रहा है यहाँ पर? एंड यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसमें कंजक्शन यूज होता है। कंजक्शन कुछ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, सिंस भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। जितने भी मैंने करवाए हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के आएंगे। अब चलिए, अब देखिए, अब ये बोल रहा है जब एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। कैसे? राम एंड श्याम किससे जुड़ा है? एंड से। आर कमिंग, अभी हम क्या यहाँ पर 2 लोगों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीपल, ठीक है। बोलो राम एंड श्याम कमिंग। कौन सा टेंस है? जल्दी से बताइए, टेंस का बताइए मुझे, अच्छे से टेंस कराया है मैंने आपको। अब बताइए कौन सा टेंस है ये? बोलो राम एंड श्याम आर कमिंग, तो आ रहे हैं, तो 2 लोग आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की प्लूरल फॉर्म आई है। अब देखिए, जैसे और भी एग्जांपल हम यहाँ पर बना सकते हैं, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखते रहिए साथ में, या अपने से भी बना सकते हैं। जैसे शी एंड ही आर टॉकिंग टू देम। अब देखिए, मैंने लंबा स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आप ये सोचे कि मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस दूं तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको टेंसेस भी करा चुकी हूँ, वर्ब भी करा चुकी हूँ, नाउन भी करवा चुकी हूँ, प्रोनाउन भी करवा चुकी हूँ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब मैंने आपको करा दिया। तो आई थिंक आप इतने एबल हो चुके होंगे कि बड़े बड़े सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके आंसर राइटिंग लिखनी है, लेटर ऐसे लिखना है, आपको आंसर्स लिखने हैं, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अब देखिए ये क्या बोला है, शी एंड ही, ये मैंने एंड लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ यहाँ पर। She and he was talking to them, मतलब वो दोनों उससे बात कर रहे हैं, them मतलब कोई थर्ड पर्सन से वो बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बना रहे हैं हम, कोई नाम ले रहे हैं, ठीक है। रमेश एंड गोविंद आर स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। मैंने अभी इतना सेंटेंस लिख रहा है, अभी मैं इसको और बड़ा करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया है। अब देखिए कैसे ये आगे बड़ा सेंटेंस होगा। रमेश एंड गोविंद आर स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडे प्रोस्पेक्टिव। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस बन गया ना, कैसे बना? मुश्किल से हार्डली मुझे तो 5 सेकंड लगे होंगे, इतना ही लगेगा। तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब सेंटेंस का मैं मीनिंग बता रही हूँ, क्या सेंटेंस का क्या मीनिंग है। सेंटेंस का मीनिंग ये है, रमेश एंड गोविंद आर स्पीकिंग, है ना, दोनों बोल रहे हैं ऑन दिस टॉपिक। जैसा हमारा डिबेट चल रहा है, चर्चा चल रही है। विच, जो, अब यहाँ पर विच आया, विच मतलब कंजक्शन आ गया, जो विच किसके लिए?
इस टॉपिक के लिए आया है, इस टॉपिक के लिए विच का प्रयोग, अगर दोबारा से हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है। तो बोल रहा है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडे पर्सपेक्टिव, मतलब आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। शायद कोई भी टॉपिक हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, जलवायु हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। बस मेरा इंडिकेशन ये आता है आपको कि हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, समझ गए। चलिए अब रूल नंबर हम सेकंड पे चलते हैं। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप मुझे बताना, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, बट आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी कमांड अच्छी हो जाए, ग्रामर पे नंबर कटने नहीं चाहिए किसी भी एंगल से, क्योंकि इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं तो बुक में तो सब कुछ अवेलेबल ही है। बुक में अगर बुक पढ़ के सब कुछ सीखा जाता तो टीचर की आवश्यकता नहीं होती, मेंटर की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हर चीज बुक से सीखी जाए। बुक्स में बुक में लिखा हुआ एक्सपेक्ट और एक समझाने के दोनों अलग अलग होता है। चलिए अब हम रूल नंबर सेकंड करते हैं। अब देखिए रूल नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव आगे ना को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर आएगा। अब जब एक ही चीज को डिनोट किया जाएगा, किसको, मतलब एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को, तो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। अब चलिए कैसे आएगा ये हमें याद करना है। जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर, एक मिनट, अब बोल रहा है माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, है ना। वो कह रहा है जो मेरा फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, तो दोनों का क्या है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है ना, यहाँ हैव लगा है, हटा के हैज लगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिंगुलर आएगा क्योंकि उसने बोला है जब हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, जो उसका दोस्त है वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, तो ऑब्वियसली हम उसी के बारे में बात करना है। उसके अंदर तो और भी क्वालिटी हो सकती है ना, एडजेक्टिव ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो वही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये नेक्स्ट में ये बोल रहा है, देखिए स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस, चेंज विन टू विंस को, ठीक है, सिंगुलर आएगा। क्यों, आपने कछुए को देखा होगा, जैसे कछुआ क्या करता है, बिल्कुल स्लो और भी चलता है। आपने देखा ना कछुए और खरगोश की रेस सुनी है ना आपने, तो वो खरगोश बहुत तेज, बहुत फास्ट चलता था, और एज कम्पेयर टू कछुआ, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। खरगोश क्या करता, फास्ट चल के रुक जाता था और फिर आराम करने लग जाता था। आराम करने के दौरान उसकी आंखें लग जाती थी, वो सो गया था। तो इस दौरान क्या था, जो कछुआ था वो धीरे धीरे करके वो चल रहा था, तो धीरे धीरे करके चल रहा था। उसके बाद क्या गया, वो जीत गया। तो उसी के बारे में बात हो रही है ना, स्लो और स्टीडी। जो स्लो चलेगा और स्टीडी मतलब कंटिन्यू धीरे 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 करके चलेगा, तो एट लास्ट में वो विन हो जाएगा, रेस में जीत जाएगा, समझ गए। चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही एडजेक्टिव बता रहा है ना, एक ही सेंस आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा। थर्ड सेंटेंस, जैसा आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी थी, मतलब वो सुन के निशाना लगा देता था। आपने उसकी चंद्रोदय की कहानी सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्या था, जब उसको पृथ्वीराज को है ना चौहान को पकड़ लिया गया था, तो उसको ऐसे आपको समझ में आएगी, स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। अभी मैं बस उसके बारे में बता रही हूँ कि पृथ्वीराज चौहान है ना बहुत एबल इंसान था, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, तो उस हिसाब से वो भी साउंड से निशाना मारता था। तो उसने क्या करा था, सारा अभ्यास करा था। अगर उसके बारे में बात की जाएगा तो वो एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। अब देखिए उसने बोला है फिश और चिप्स इज माई फेवरेट डिश। अब वो बोला फिश भी और चिप्स भी मेरी फेवरेट डिश है। आप जैसे बोलते हो ना कि मम्मा मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, दोनों चीज मुझे पसंद है, समझ गए। तो उस पर एक ही आएगा, इज आएगा, ठीक है। कहेंगे नहीं ये भी पसंद है वो भी पसंद है, नहीं तो इज आएगा, समझ गए ना। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव देखना है आपको। एडजेक्टिव नाउन के साथ जो एडजेक्टिव आया तो एंड से जुड़ा है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस बोला यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मैंने बताया था ना, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एंड से जोड़ के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुरूप प्रयुक्त होता है तथा इसके अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है।
कैसे हम सेंटेंसेस समझेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, देखिए पॉवर्टी, मिजरी, मिजरी मतलब क्या होता है, दुर्दशा, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, कम्स टुगेदर, मतलब जब, अब ऑब्वियसली इसके लिंक है ना, अगर हम गरीब होंगे तो हमारी दुर्दशा तो वैसे ही खराब हो जाएगी, अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं रहेंगे तो मार्क्स हमारे वैसे भी कम ही आएंगे, अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फेल तो हम वैसे भी हो जाएंगे, तो वही बोल रहा है, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी भी टैग कर सकते हैं, आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए अब हम करते हैं दूसरा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें बोला सब्जेक्ट को एज वेल एज, पता है ना आपको, विद, अलोंग विद, सब करा चुकी हूँ कंजक्शन में है ना, टुगेदर विद, नॉट, इन एडिशन, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, है ना। चलिए फिर जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, अगर आएगा तो वर्ब हमारा कौन सा होगा, उसी के हम अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब जोड़ेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम बाबू, हाँ हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, अब बोल रहा है कि उसके राम और उसके फादर, मतलब हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, इज कमिंग मतलब आ रहे हैं। अब बोलेंगे मैम आपने तो पहले बताया था राम और श्याम आर, राम एंड श्याम आर कमिंग, तो वहां पर आप तो आर लगाया था, आपने यहाँ पर इज लगाया है। अब देखिए यहाँ पर रूल में ऑलरेडी डिस्कस है, उस रूल में क्या बताया गया है, अगर एज वेल एज आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वर्ब आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ इसके पेरेंट्स होता है, यहाँ इसका पेरेंट्स बाद में, राम पहले, ठीक है, तो यहाँ पर इज आया, अगर यही हटा के मैं यहाँ पर दे लगा देती तो दे की जगह आ जाता हमारा आर, अगर बी होता तब भी आ रहा था, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, समझ रहे हैं ना, यही कहना चाह रही हूँ। जो वर्ड्स लिखे हुए यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, लर्न नहीं करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, सो दैट आपके माइंड में ये क्या हो जाए, कंसोलिडेटेड हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कैप्टन अलोंग विद द सोल्जर वाज ड्रॉन, है ना। अब बोल रहा है कैप्टन के साथ साथ उसके सोल्जर भी क्या थे, वो डूब गए। अब देखिए कैप्टन क्या यहाँ पर सिंगुलर है ना, तो क्या आया हमारा, वाज आया है, क्योंकि वी आर डिस्कस अबाउट द पास्ट, कह रहा वो डूब गए हैं, मतलब डूब गए, तो अलोंग विद आया, अलोंग विद है ना इसके अंदर, अलोंग विद कहाँ है, यहीं पे था अलोंग विद, धुनी ये रहा अलोंग विद ये रहा, समझ गए। चलिए माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब मेरे फादर और मेरे फादर और अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर इज आया क्योंकि मेरे फादर क्या सिंगुलर है ना, एक ही तो फादर होंगे है ना। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और ज्यादा आपको इफर्ट्स लगाना नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। चलिए अब नेक्स्ट रूल नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आर्टिकल अब आ गया, पर पहले हमारा क्या आया था, एडजेक्टिव आया था, अब हमारा क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, इसलिए मैंने आपको सारा पहले ही कवर करवा दिया था। अब बोल रहा आर्टिकल का उपयोग है ना, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ मतलब यूज, मैं आपसे बोलूंगी जितना हो सके ना आप इंग्लिश का वर्ड्स यूज कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड्स आप यूज करेंगे ना तो उसका है ना, उसका अलग ही इफेक्ट रहता है। एक तो आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है, दूसरा क्या है ना, हमारी टंग भी है ना हैबिचुअल हो जाएगी, और कहीं पे अगर अभी तो आपको पहले कहते हैं ना अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके महारत हासिल होती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा 10-10 15-15 मिनट भी निकाल के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब बोला आर्टिकल का प्रयोग हम फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो, अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा, बोल रहा है तो। अब बोल रहा ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय, और बोल रहा अब देखिए इसने क्या बोला है, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का गाउन, मतलब गाउन को क्या बोलते हैं, एक तरीके की ड्रेस ही है,
मतलब लड़कियों की ड्रेस होती है ना, ऊपर से लेके नीचे तक एक पूरा पूरा गाउन टाइप का रहता है, आपने देखा ही होगा। तो बोला है कि उसके लिए खरीदा गया, बाउट बाय हर, उसने उसके द्वारा खरीदा गया है। आप देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो गया ना, एक्ट वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म आ गया ना, बॉट बाय हर। तो यहाँ पर बोल रहा है ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। तो यहाँ पर क्या लगा है, वाज सिंगुलर। तो वही बोल रहा है एक व्यक्ति या वस्तु, अगर आर्टिकल का प्रयोग सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखिए क्या गलत है यहाँ पर, अभी गलत है, चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिकल ऑफ हिज टाइम, ठीक है। यहाँ पर आ हट गए, ठीक है, आ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, या हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर था और यहाँ पर फिर से आ गया, क्योंकि हम बात तो इसी की कर रहे हैं ना, चलचिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो था ना, तो हम एक ही बार तो बताएंगे, बाद में थोड़ी मैं, अब हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मैं तो इसमें ग्रेट था, मैं उसमें भी ग्रेट था, मैं इसमें भी ग्रेट था। तो वो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोल दिया चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑर्डर और ऑरेटर एंड द पॉलिटिशियन। तो आप बोलेंगे आई एम, अगर हम यहाँ पर आपका ही नाम देते, जैसे कोई भी होगा, राम हो गया, राम वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड द पॉलिटिशियन, ठीक है। राम वाज ए ग्रेट डांसर एंड स्पीकर, समझे। तो मैंने ग्रेट पहले ही लगा दिया ना, तो मेरे को दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी का मैं सेंटेंस में बर्डन क्यों डालूं, समझ रहे। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पे ये बोल रहा है लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए, अतः प्लूरल वर्ग होगा। अगर सभी के लिए हो, सभी सब्जेक्ट के लिए हो तो कैसे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, यहाँ पर भी दा लग गया, यहाँ पर भी दा लग गया आर्टिकल में, यहाँ पर द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर हैव कम। अब यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसने बोला कि हम सभी सब्जेक्ट में हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अगर आर्टिकल यहाँ पर हमारा एक में यूज हुआ था, दो में यूज नहीं हुआ था, अब यहाँ पर सभी में यूज करेंगे तो हम यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएंगे, ठीक है। हैव कम आ चुके हैं, आप इसको हैव की जगह सेंटेंस चेंज करना तो इज कम लगा सकते हैं, सॉरी वर कम, सॉरी क्या लगाएंगे, आर कम लगा देंगे या कमिंग लगा देंगे, ठीक है। जो कुछ भी लगाना है अपने अकॉर्डिंग इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे देख रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, आइए हम देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 5 बोल रहा है यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, पढ़ा चुकी हूं ना, गुड, याद आ रहा है सब, उम्मीद करते हैं सब आपको याद आ रहा होगा। नाइदर नॉर आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, मम्मी ये नहीं वो भी, है ना, हम कहते हैं ना मम्मी नहीं ये भी नहीं चाहिए वो भी चाहिए मुझे, ये तो चाहिए साथ में वो भी चाहिए, समझाया था ना, समझ आ रहा होगा, याद आ रहा होगा। बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा हो तो वर्ब नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको माइंड में रखना, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए अब बोलो नाइदर राम नॉर श्याम, ठीक है, ना ही राम ना ही श्याम हैज कम, ना ही राम आया ना ही श्याम आया, दोनों में से कोई भी नहीं आया है, समझ गए, तो हैज आ गया है। अब बोला इधर राम और हिज फ्रेंड हैव कम, अब बोल रहा है, अब मैंने आपको पहले बताया था नाइदर नॉर कब लगेगा, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं आया, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं, और आइदर की बात करेंगे दोनों में से कोई एक तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो बोल रहा है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, समझ गए। अब नेक्स्ट में बोला हैज राम और श्याम कम। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राम और श्याम आए हैं, आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली आए हैं, तो यहाँ पर आ गया, क्यों, हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, और समझ गए। चलिए रूल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अब देखिए नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं,
नाइदर नॉर, नाइदर ऑफ, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, बस रीड आउट करूंगी, समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लंबा लेक्चर ले चुकी हूँ, इस पे समझाया भी हूँ अच्छी तरीके से। नाइदर ऑफ हिज फोर सन लुक आफ्टर हिम, यही सेंटेंस आया था पहले भी। अब देखें, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, ठीक है, उनमें से 4 सन में से कोई भी अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता है। तो यहाँ है, अगर हम नाइदर ऑफ दो में से एक का भी नहीं होता, अब दो से अधिक की बात करें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। नन ऑफ योर बिजनेस, आप मतलब ये आपका काम नहीं है, मतलब एक तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज दिस वर्ड सेंटेंस, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है नन ऑफ हिज 4 sons लुक आफ्टर हिम, मतलब उसके 4 बच्चे हैं, मगर 4 बच्चे में से उसके कोई भी बच्चा उसको देखता नहीं है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 पीपल्स। ऐसे आप अपने घर में भी बना सकते हैं कि आपके आप 4 लोग हो, चारों में से कोई भी अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता है ना। जल्दी से बना के मुझे कमेंट में पोस्ट कीजिए। अब देखें नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक। मैंने बताया था ना, नाइदर नॉर, आइदर ऑफ, सॉरी, आइदर ऑफ का दो में से एक, आइदर नॉर और या आइदर ऑफ, दो में से एक। अब हम इसका अर्थ होता है, अगर दो में से अधिक के लिए होता है नन, वन ऑफ, दो में से अधिक तो वन ऑफ का प्रयोग होता है। कैसे, चलिए अब बोला आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, ठीक है। अब यहां पर आएगा नहीं, आपको मैंने समझा दिया क्या आएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, समझ गए। बस इतना सा ही आपको याद रखना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक ये आपका रिवीजन ही हो रहा होगा। चलिए अब बोला बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। ऑब्वियसली ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोल रहा तो आप दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं देगा। अभी बोल रहा है नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं देगा, समझ गए। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, आप दोनों पेरेंट्स बोलते हैं कि आप दोनों को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी मतलब इस मंथ में आप दोनों को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी खर्चे के लिए, समझ गए। तो इसमें आ जाएगा, आप बनाइए, बना के मुझे पोस्ट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पे हम चल रहे, क्योंकि मैं तो सेंटेंस बना दूंगी, आपको फ्रेम करना है, मेरे लिए तो बन जाएगा। यू हैव टू डू योर वर्क। अब चलिए मैं देखना चाहती हूँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। जब आपको आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलेगी तो फिर वो आप एग्जाम में उसको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ। अब हमारा चल रहा है रूल नंबर 7। कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था उसका साउंड से, ठीक है, लेकिन सिंगुलर इनके साथ सिंगुलर वर्ग का प्रयोग करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं ना, सेम ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद आ रहा है ना आपको। चलिए बीमारियों का नाम, सुनने में तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो सिंगुलर रखता है, प्लूरल रखता है, मगर ये सिंगुलर में यूज आते हैं। क्या आता है, मीजल्स। अब देखिए यहाँ पर लगा ना, अब बोलेंगे मैम यहाँ पर तो एस लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में रूल नंबर 7 में मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं मगर वो सिंगुलर वर्ब लगते हैं उसमें। आप क्या बोला, मीजल्स, मीजल्स माने क्या होता है, खसरा। मम्स क्या होता है, गलफेड़ा, मम्स का और रिकेट्स क्या होता है, सूखा रोग, ठीक है। सिंगलेस माने क्या होता है, दाग। ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, मगर हमें इसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना है। खेल के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, चेस। देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज। पुस्तकों के नाम, द अरेबियन नाइट, 3 मस्कीटर्स, ठीक है। विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, समझ गए। चलिए मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा। अगर मैं यहाँ पर वॉज रख देती तो गलत होता ना, गुड। आई बोला पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी कप ऑफ टी। अब बोला है कि, अब देखें यहाँ पर कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, कप ऑफ टी का मतलब होता है उस जिसे इजीली टेक कर सकते हैं। हम बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत केक वॉक है। केक वॉक क्या होता है, हम जब केक को कट करते हैं तो बहुत इजीली कट जाता है ना, तो इट्स को हम कहते हैं बहुत केक वॉक है, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहा है पॉलिटिक्स इज नॉट ए कप ऑफ टी, मतलब चाय की तरह नहीं है कि हम इसको इजीली इसको ले लें, तो यही बोल रहा है, समझ गए।
चलिए ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट रूल नंबर 8 आ गया है। अब रूल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, चलिए अब इसको देखते हैं। रूल नंबर 8 में क्या बोल रहा है। अब देखिए रूल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। इसका चैप्टर का नाम ही यही है, मेन शब्द होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होगा, ऑब्वियसली गलत होगा। मैंने आपको जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया तो मैंने उसको पहले ही आपको बताया कि यही किसके अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। तो आप तो ब्रिलियंट है ना, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर लिख दिया है ताकि माइंड में रहे। 1 मिनट में पानी पी लूं। देखिए क्या बोल रहा है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। हम तो यही बोलेंगे ना, एप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम ये थोड़ी बोलेंगे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। नहीं ना, इतने तो अनकाउंटेबल होता है ना, हम कितना गिन सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे। तो वही बोला, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। अब आया मेन सब्जेक्ट क्या है, एप्पल के, यहाँ पर इज आया, इस किसके अकॉर्डिंग आया, क्वालिटी। क्या क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पर, हम वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, बस वो एक क्या है, हम उसको देख सकते हैं, हाँ अच्छी क्वालिटी है। अगर हम खाएंगे एप्पल को तो हमसे सब पता चल जाएगा, हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके टेस्ट से पता चल जाता है ना। चलिए, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज कम हिज गिल्टी। अब देखिए इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो और ना उसके फादर, दोनों में से कोई गिल्टी नहीं है। अब देखिए अपील, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट हैज बीन एक्सेप्टेड। अब देखिए अपील आई ना, उसने एक ही अपील लगाई होगी, तो अपील के अकॉर्डिंग क्या आया, वर्ब आया है। समझ रहे हैं, ये सेंटेंस पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं बस आपको समझा रही हूँ कि वर्ब कहाँ आया, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ आया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी इसका मीनिंग भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रूल नंबर 9 में बोला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का नाउन बताइए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, पढ़ा चुकी हूँ, के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव के साथ तो सिंगुलर ही आएगा ना, जो मैंने करवाया था आपको। अब बोला द हर्ड ऑफ द काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पर आया ये, क्योंकि बहुत सारा जो झुंड है काऊ का, यहाँ पर काऊ का जो झुंड है वो क्या कर रहा है, फील्ड को ग्रेजिंग कर रहा है। ग्रेजिंग क्या कर रहा है, चर रहा है, घास को चर रहा है। तो यहाँ पर इस किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि एक झुंड टाइप का हो गया ना। अब देखिए द कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। अब देखिए कमेटी यूनिटी फॉर्म कर रहा ना, यहाँ पर भी यूनिटी आ गया ना, ये एग्जांपल दिया था पहले भी मैंने, यहाँ पर ये एग्जांपल आई। कमेटी में तो बहुत सारे लोग हैं, 7 मेंबर की कमेटी हो सकती है, 10 मेंबर की भी हो सकती है, 15 मेंबर की भी हो सकते हैं, जितनी भी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस आएगा, सॉरी वर्ब आएगा। समझ गए, चलिए। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो तो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन आएगा। ऑब्वियसली अगर यूनिटी की बात की जाएगी तो सिंगुलर आएगा, अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब आएगा ही ना, ये कॉमन सेंस की वाली बात है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा ये, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब हमने बोला उसने ना जूरी के जो ओपिनियन थे सब, अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल काउंट कर रहे हैं, हर किसी का डिसीजन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर लगाया। अगर एक यूनिटी होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते, जल्दी बताइए क्या लगाते, इज लगाते। समझ गए, बट यहाँ पर आर आया है क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिसीजन की बात की जा रही है। अब देखिए जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का केस सुना होगा ना, हर कोई अपना अलग अलग डिसीजन देता है, फिर वो सेम जितना मत होता है उसके उसी हिसाब से डिसीजन फाइनल किया जाता है। चलिए जैसा द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब ऑडियंस, हर ऑडियंस ने अपनी सीट्स ले ली है। समझ गए, चलिए अब रूल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, नॉर्मल है। चलिए 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो उसमें पता चल गया ना, संख्या डिनोट हो गई ना, कह रहा है यहाँ पर इस क्लास में 100 बॉयज हैं, तो
100 में क्या लगेगा, ऑब्वियसली आर आएगा। समझ गए? अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 बॉयज आर आया है, यहाँ पर बॉयज लगा है, ठीक है, सब्जेक्ट बॉयज 100 इन माई क्लास। अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। अभी आपका सिलेबस बहुत बचा हुआ है, जल्दी जल्दी से कवर करवाना है सारा। अभी टेक्स्ट बुक्स भी आपकी सारी बची हुई है, टेक्स्ट बुक्स भी करवानी है। नॉट, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल क्या होता है पहले भी आया था ना, बताया है मैंने आपको, पढ़ा होगा आपने। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और इसके आगे भी होगा। अभी वो बोल रहा है के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, जैसे सर्टेन अमाउंट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रकम, सर्टेन रेट का निश्चित वजन। जहां पर सर्टेन होता है वहां पर निश्चित मीनिंग होता है, ठीक है। सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी, सर्टेन हाइट, निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। क्या करना है, इसको नोट करके लर्न करना है। लर्न नहीं करना है तो यू हैव टू रीड एटलीस्ट 4 टाइम्स सो दैट कंसोलिडेटेड इन योर माइंड आल्सो। यानी अगर प्लूरल संख्या हो तो सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, सेंटेंस से हम लोगों को समझ आएगा। क्या बोल रहा है, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब बोल रहा है 100 रुपीज मेरे पॉकेट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। आप जाएंगे ना प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सारे सब पता चल जाएगा। 10 miles इज द लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट, ठीक है, पैदल चलेंगे तो 10 माइल्स है ना, बहुत ज्यादा है हम कवर करने में। तो यह भी ये बोल रहा है, समझ रहे हैं ना, अवधि 100, कार्डिनल, समझ गए। जाइए प्रीवियस लेक्चर रिपीट कीजिए, नई नोट्स बनाए, नई रिवीजन कराए तो जाके करिए। मैं बार बार थोड़ी रिवीजन करवाऊंगी, पढ़ना तो पड़ेगा ना, मेरा तो वही पढ़ाऊंगी मैं आपको, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा और प्रैक्टिस भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये बोल रहा है लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो उसे प्लूरल माना जाएगा। उसमें क्या कर रहा था, उसमें एक ही यूनिट का बोध हो रहा था, मगर अगर इसमें बोल रहा है अगर अलग अलग यूनिट का बोध होगा, मतलब पता चलेगा, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे, 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। समझ गए वर्ड। अब देखें, नोट द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, 5000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट। बोल रहा है 5000 जो पैसा होता है ना, वो तो मतलब कुछ हैंडसम अमाउंट, मतलब दिखता है, 5000 दिखते हैं, तो वही ये बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है नंबर, 5000 रुपीज इज, समझ गए, न्यूमेरिकल है, आ गया ना न्यूमेरिकल जो पहले हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस को पकड़ना, 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। यहाँ पर क्या था, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे थे, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट क्या है, पर 5000 रुपीज की बात हो रही है, एक सिंगल यूनिट है। और वहीं पे हम क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर क्या बोला, 5000 जो रुपीज था हमारे पास, हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब होता है सामान में, कभी हमने कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी सब्जी खरीदी हो, ड्रेस खरीदी हो, नोटबुक, स्टेशनरी खरीदो, वो आपने उसमें अपने स्पेंड करें, तो यहाँ पर चीजें क्या होगी, यहाँ पर हैव लगेगा। समझ रहे हैं ना डिफरेंसेस। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ, हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे। वही मैंने आपको समझाया कि वाक्य के डिफरेंसेस, अर्थ को पकड़िए, अर्थ को पकड़ेंगे तो आपको इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर एग्जामिनर ने आपके लिए जाल फेंका है आपको फांसने के लिए। अब देखिए, हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे, दूसरे वाक्य का अर्थ में मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं, अतः आई मीट नहीं। एग्जाम्पल दूसरा हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा हो गया। आप इसी सेंटेंस से डिफरेंसेस देख लीजिए जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब रूल नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये रूल नंबर 11, ईच सब पढ़ा चुकी हूं, ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया,
समवन हो गया, somebody हो गया, nobody हो गया, nobody, none, one, any, many, a, more than one, अर्थ, अर्थ में सिंगुलर है, ठीक है। ये सब क्या है, सब सिंगुलर वर्ब है। इसके साथ आपने जब भी वर्ब आएगा ना, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सिंगुलर आएगा के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। आप अपनी नोटबुक पढ़ेंगे ना, नोटबुक में अगर आप चैप्टर भी रीड करेंगे तो आप देखें, वहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब्स आते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज कम, है ना, हैज कम मतलब हर एक स्टूडेंट आया है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, एक लड़का और एक लड़की आए हैं। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी, समझे, एज वेल एज हिज एनिमी। मैनी आर स्टूडेंट, अब देखें मैनी आर स्टूडेंट, मैनी आया था ना, मैनी के साथ यहाँ लगा था क्या, हैव लगा था, तो बट हमने हटा के यहाँ पर क्या लगाया, हैज लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि मैम ने पढ़ाया है कि मैनी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा हमेशा। नॉट डन देयर होमवर्क, अब देखें देयर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देयर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आया तो ऑब्वियसली हिज आएगा ना, हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। चलिए, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, मतलब एक से ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था, जूरी आर डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियन, ऑडियंस हैव बीन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। रूल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ये आ चुका है, दोबारा आ गया, ये आ चुका है। अब यहां से करेंगे नोट, मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्य में देखे। अब देखिए कहीं और भी मैनी का प्रयोग होता है, कैसे, मैनी मैन हैज कम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मैनी अ मैन हैज कम, काफी लोग आए हैं, मतलब काफी मैन आए हैं यहाँ पर, मैनी अ मैन हैव कम। अब यहाँ पर हम ए लगा था, अब यहाँ पर हमने ए हटा दिया, तो मैनी अ मैन, यहाँ पर मैनी मैन की बात हो रही है, हैव कम, तो दोनों सेंटेंस में ये ठीक लगेंगे, समझे। अगर यहाँ पर हम आ नहीं लगाते तो भाई यहाँ पर हैव आ जाता, बट यहाँ पर हम एक को डिनोट कर दिया, इसने एक को डिनोट कराया, बट यहाँ पर आ नहीं लगा, समझ गए। चलिए आप बुक में पढ़ेंगे ना, सर पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सारे यहाँ पर पढ़ाती हूँ मैं, तो मैं काफी सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ। किसी भी चीज को समझने के लिए ना एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते हैं। चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी हो, हर कोई को एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल एक एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, कहते हैं ना एक्सपीरियंस होगा तो हमें अनुभव मिलेगा तभी हम जान पाएंगे। तो वही जैसे आप गलती करेंगे तो गलती से क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा तो क्या करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब बोल रहा, आ ग्रेट, आ गुड, आ मैनी मैन हैव कम। अब देखिए अब यहाँ पर ये पहले आ गया, आ ग्रेट, आ गुड, मैनी मैन हैव कम हियर, कम, समझ रहे हैं क्या डिफरेंसेस था यहाँ पर, मैनी मैन, आ ग्रेट, आ गुड मैन, मैनी हैव कम, समझ गए। बताओ, गुड की बात कही जा रही है यहाँ पर और ग्रेट मैन की बात की जा रही है। अब हम चल रहे हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा, रूल नंबर 12 बोल रहा है, ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग हो। ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल है हमारे पास, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए फिर देरी किस बात के, वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम हैज डन हिज वर्क। अब देखिए मानिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में से हम कहते हैं ना उसमें तो हर किसी ने अपना होमवर्क कर लिया। अब इसने क्या, इसने बोला वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम हैज डन हिज वर्क। अब देखिए ऑफ आया ना, यहाँ पर ऑफ आया, ईच, एवरी और वन ऑफ द बॉयज वन ऑफ देम हैज डन हिज, आप में से किसी एक ने अपना काम होमवर्क किया होगा। हम कहते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द ड्रेस, वन ऑफ द दैट बुक, वन ऑफ द दिस ड्रेस, है ना, उसमें से कोई एक, तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। चलिए रूल नंबर 13,
रूल नंबर 13 क्या बोला? प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन के बाद इज का प्रयोग करें। इज के बाद इज का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाएगा तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। चलिए अब क्या ये दूसरी कहानी बता रहा है, इसको भी देखते हैं। पहले इच एवरी वन आया था तो उसमें ऑफ लगा था, बट ये बोल रहा है प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आए, यहाँ पर ईच की बात कर रहा है तो प्लूरल होगा। कैसे? वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन, मतलब हम लोगों की, वी ईच हम लोगों की ड्यूटी है हमारा नेशन की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर ईच आया ना, सब्जेक्ट के बाद ईच आया तो ईच के बाद क्या आएगा? हमारा हैव आएगा। समझ गए? चलिए एक मिनट देखूं कितना स्लाइड्स बाकी है। रोल नंबर 14। ओके, ठीक है, यहाँ तक करवाने के बाद हम ब्रेक ले लेंगे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि लोड ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 में क्या बोल रहा है? रूल नंबर 14 में बोल रहा है अगर रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा? हु, विच, दैट। लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा कट गया है, उसकी गर्दन हमने काट दी है। हु, विच या दैट, लिख लीजिए। हु, विच या दैट इत्यादि का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, रिलेटिव प्रोनाउन करेगा। ठीक है, एंटीसेंटिव। अब देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया कि इस टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बस आपको यही चीज अपने माइंड में फिक्स करनी है। आइए अब इसी से हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन हिज अर्थ। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी वुमेन में से कोई एक है। अब यहाँ पर हैज लगा था, मगर हैज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर दैट आ गया, दैट बाबू आया ना, उसने बोला है दैट आया है ना, दैट आ गया ना, तो यहाँ पर हैव लगेगा। एवर लिव ऑन दिस अर्थ। समझ गए? बस इतना ही है। इसको यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो इससे रिलेट कर रहा है ना, दैट किससे रिलेट कर रहा है? वुमेन से। किसके बारे में? जो उसने बताया नॉबलेस्ट है, इसके बारे में रिलेट कर रहा है वो। चलिए, नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हु मीट। अब वो बोल रहा है, अच्छा ये एग्जाम्पल उसमें था, वो स्लाइड्स पीछे चली गई, कोई नहीं, मैं इसमें आपको ऐसे भी समझा दूंगी। अभी बोला आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं। ठीक है, हु यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन, विल ट्रस्ट एवरीवन whom they meet, मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ जो जिससे भी मिलते हैं और सब पे भरोसा कर लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आई की जगह दे आएगा, फिर मीट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने बोला कि काफी सारे लोगों की बात हो रही है, दोज आ गया। दोज क्या है? यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हु मेट, अब यहाँ पर दे आएगा, दे मीट। समझे? चलिए रूल नंबर 15। अब रूल नंबर 15 में क्या बोला? इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तथा इसके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम और हिमसेल्फ का होगा। चलिए ये अलग कहानी बता रहा है, अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। एक दो बार पढ़ना है, उसके बाद हो जाएगा, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अब देखिए सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अब देखिए क्या बोला, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। हिज नहीं आएगा, हमें उसका प्रॉमिस, कहते ना आपको अपना प्रॉमिस याद है, जो भी आपने कराया तो आपको अपना प्रॉमिस याद है, तो वही यहाँ पर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, आपको उसका प्रॉमिस रखना चाहिए। समझे? तो यहाँ पर वंस प्रॉमिस उसका प्रॉमिस। समझ गए? चलिए कुछ अलग सेंस में नहीं ले जाना है। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या? रूल नंबर 16। आइए, काल्पनिक वाक्य मतलब जब हम इमेजिनेशन करते हैं कि शायद मैं सलमान खान होता, या मैं अमिताभ बच्चन होता, या मैं अंबानी के घर पैदा होता, जो अंबानी का चल रहा है ना, शादी माहौल चल रहा है। तो जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो हम उसमें कैसा वर्ड्स यूज करते हैं?
हम करेंगे इफ करेंगे, एज इफ करेंगे, एज दो करेंगे, सपोज करो, आई विश करो, या इन केस करो, दैट अथवा वुड दैट से शुरू हो तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर अथवा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब भी हम किसी चीज का इमेजिनेशन करते हैं ना, कोई भी काल्पनिक चीज का हम इमेजिनेशन करते हैं तो हमेशा वरी आता है। क्यों? रूल बना रखा है, अब हमें नहीं पता क्यों आता, बट रूल तो रूल, यू हैव टू फॉलो दैट रूल। चलिए अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। अब ये बोल रहा है आई विश आई वर ए बर्ड। मैं सोच रहा काश मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, आसमान का आनंद लेता। वो ये इमेजिनेशन कर रहा है। इफ वी वर रिच ही वुड हेल्प अदर। अब दूसरा क्या बोलना, अगर मैं बहुत अंबानी की तरह रिच होता तो मैं पुअर लोगों की मदद करता, वो बोल रहा है। तो क्या है यहाँ पर काल्पनिक बातों की चर्चा हो रही है। चलिए रूल नंबर 7, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। रूल नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था ऑप्ट करना, ऑप्ट से बताया था ना, अब यहाँ पर आ गया ऑप्टेटिव। तो वही याद आया माइंड में, गुड। में सभी सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं बेस फॉर्म क्या होती है। गॉड सेव द किंग, कल भी हमने पढ़ा था ना, गॉड सेव करेगा उस किंग को, लॉन्ग लिव द क्वीन, हम प्रे करते हैं कि ये रानी काफी समय तक जीवित रहे। समझ गए? हाँ, तो ये हमारा ये हो। अभी मैं यहीं तक रोकती हूँ, उसके बाद हम करेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसको हम वाइंड अप करने के बाद मैं उसमें आपको वर्ड्स मीनिंग दूंगी। जब तक ये मैंने अभी जो क्लासेस करवाई है पूरी, इसको क्या करना है आपको, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी गो थ्रू कर लेनी है। और कहाँ कहाँ जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको मार्क कीजिए। और ये मार्क नहीं करना है तो आप मुझे इसको मेरे चैट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे दोबारा से समझा दीजिए। तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इसका फिर से रिवीजन करना है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेबसाइट का बारकोड है, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन हो गया ऐप से, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप। हम कहाँ हैं? हम हर जगह हैं, ठीक है, क्योंकि हमको काम थोड़ा ऊपर तक करना है, इसलिए हम हर जगह अवस्थित है। कहते हैं ना भगवान कहाँ है, तो हम कहते हैं सर्वत्र भगवान हर जगह है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा वंदन एजुकेशन का है, हमारा ऐप है। हमारा ऐप ऐसा दिखता है वंदन एजुकेशन का। आपको जाना है प्ले स्टोर से, वंदन एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने आईडी से, जीमेल से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जितने भी है जो टेस्ट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। अब लेवल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे रनिंग कोर्स चल रहे हैं, आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी फर्दर इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, 8128124584। ठीक है, आपकी सारी समस्या का समाधान हम कर देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अपना ख्याल जरूर रखना है क्योंकि गर्मी बहुत चरम पे है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।